भारतीय संवैधानिक विकास की कड़ी में हमने अब तक देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके कुछ प्रावधान थे। उसी में 1784 का एक्ट देखा हमने। फिर देखा 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम एक्ट था। वहीं हमने भारत शासन अधिनियम 1858 देखा। उसी प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1863, 1909 का मार्ले मिल्टो एक्ट और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और 1927 का साइमन कमीशन आयोग। अब हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, इसका नाम गोलमेज क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रिटेन अर्थात कि लंदन में जो 1927 साइमन कमीशन आयोग की सिफारिश पर जो एक कमेटी बैठाई गई, उसकी सभा का कुछ देर से इस प्रकार था, क्योंकि इसमें गोल टेबल रखी गई थी, इसलिए इस सम्मेलन का नाम गोलमेज सम्मेलन पड़ा था। अब हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं हम 1930 के गोलमेज सम्मेलन की, जो गोलमेज सम्मेलन प्रथम के नाम से जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन प्रथम में 89 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अर्थात कि पूछा जाता है क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें राजस्थान की ओर से बीकानेर नरेश, गंगा सिंह जी उपस्थित हुए थे। गंगा सिंह जी उपस्थित हुए थे। हमें पता है कि गंगा सिंह जी जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा जो एक नरेश मंडल बनाया गया था, उसके अध्यक्ष के तौर पर भी गंगा सिंह को नियुक्त किया गया था। अब हम देखते हैं कि इसमें 89 सदस्य उपस्थित थे। राजस्थान बीकानेर नरेश ने भाग लिया राजस्थान की ओर से। वहीं हम बात करते हैं कि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नॉल थे। इसका उद्घाटन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने किया। जॉर्ज पंचम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन प्रथम होता है, जिसमें कोई विशेष निर्णय नहीं लिया जाता है, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें निवासी सदस्य टोटल उपस्थित थे। इसमें राजस्थान की ओर से गंगा सिंह जी उपस्थित हुए, और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजेंडो नाल थे, और इस समय इस सम्मेलन का उद्घाटन वहां के राजा जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं 1931 के गोलमेज सम्मेलन सेकंड के बारे में। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुए। हम देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेसियों द्वारा भाग नहीं लिया गया था, जिस कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के वायसरॉय इरविन पर दबाव डाला
इस कारण से इरविन और गांधी जी के मध्य एक समझौता करवाया गया। इरविन और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ जिसे इरविन गांधी समझौते के नाम से जाना जाता है। और ये इसकी मध्यस्थता या इसकी मध्य की कड़ी का कार्य तेग बहादुर सप्रू द्वारा किया गया। इस प्रकार से गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 को संपन्न हुआ। हम देखते हैं कि तेग बहादुर सप्रू की मध्यस्थता में इरविन गांधी समझौता हुआ। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरविन और गांधी जी के मध्य समझौते के मध्य की कड़ी किसको बनाया गया, तो तेग बहादुर सप्रू इसकी मध्य की कड़ी बने या मध्यस्थता का कार्य किया। और ये समझौता हुआ था मार्च 1931 में। इस प्रकार से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की ओर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की ओर से गांधी जी राजी हुए। भाई हम देखते हैं कि भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट द्वारा किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट द्वारा किया गया। भाई हम देखते हैं कि हिंदू महासभा की ओर से प्रतिनिधित्व किया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया गया था। और हम देखते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोई विशेष प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, अगर वो साइकिल भी चलाए तो भी फेमस हो जाता है। उसी प्रकार से जब गांधी जी ब्रिटेन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भाग लेने के लिए गए, तो हम देखते हैं कि वो एक जहाज के द्वारा ब्रिटेन पहुंचे। एक जहाज के द्वारा ब्रिटेन में पहुंचे थे जिसे SS राजपूताना नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी ने किस जहाज का प्रयोग किया था, तो SS राजपूताना जहाज का प्रयोग किया था। भाई हम देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई विशेष निर्णय नहीं निकल पाया, जिसका प्रमुख कारण था कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसका प्रमुख कारण था दलित व्यक्तियों को आरक्षण। इस प्रकार से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से असंतुष्ट होकर वापस भारत लौट आए। और भारत जब लौट कर आ रहे थे ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में नहीं गांधी जी से मॉरिस फ्रैंकलिन ने एक शब्द का प्रयोग किया, अर्धनंगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गांधी जी के लिए अर्धनंगा शब्द प्रयोग किसने किया, तो मॉरिस फ्रैंकलिन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। भाई हम देखते हैं कि चर्चिल महोदय ने गांधी जी से देशद्रोही का इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देशद्रोही गांधी जी से किसने कहा, तो चर्चिल महोदय ने गांधी जी को देशद्रोही कहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी वापस
भारत लौट आते हैं और भारत में उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था कि भारत, गांधी जी खाली हाथ लौटकर वापस आया है। अर्थात कि गांधी जी ने कहा था कि मैंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, ना ही तो भारत के लिए कुछ मांगा है इसमें, लेकिन मैं वापस भारत खाली हाथ लौट कर आया गया हूँ। लेकिन मैंने भारत का बट्टा कलंक नहीं लगने दिया है। अर्थात कि मैंने भारत के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से कलंक नहीं लगने दिया है। और इस प्रकार से गांधी जी वापस भारत लौट आते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि हुए थे 1932 में। हम देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, जिसमें दलितों को प्रत्येक निर्वाचन की व्यवस्था के कारण गांधी और अंबेडकर के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया था, जिस कारण से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था। वहीं हम देखते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ, जिसमें टोटल 46 सदस्य उपस्थित हुए। 46 सदस्य उपस्थित हुए और इसमें भीमराव अंबेडकर द्वारा मांगी गई प्रत्येक निर्वाचन, दलितों के लिए प्रत्येक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से तृतीय गोलमेज सम्मेलन अपने अंतिम निर्णय तक पहुंच गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजॉन डोनाल्ड द्वारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो मांगी गई थी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, उसके लिए स्वीकार कर लिया गया। वहीं हम देखते हैं कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक मुस्लिम अहमद अली तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के दौरान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी रहमत अली ने जगह जगह पर ब्रिटेन में एक पंपलेट बनवाकर चिपका दी, जिसमें एक नया नाम गढ़ा गया, पाकिस्तान। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान नाम को गढ़ने वाला शख्स कौन था, तो रहमत अली था, जिसने तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इसने जगह जगह पर पंपलेट चिपका दी थी और उस पंपलेट का शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं। इस प्रकार से पाकिस्तान नाम को गढ़ा गया था। किसके द्वारा गढ़ा गया था? रहमत अली के द्वारा। और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और इसका शीर्षक था पंपलेट का अभी नहीं तो कभी नहीं, और जगह जगह पर पंपलेट चिपका दी गई थी। भाई हम देखते हैं कि दलितों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के कारण गांधी जी रुष्ट हो गए और भारत में अरबदा जेल में यरबदा जेल में अनशन कर दिया। अनशन प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अर्थात कि पूना पैक्ट क्या है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि पूना पैक्ट क्या है और ये कब संपन्न हुआ था। तो पूना पैक्ट संपन्न हुआ था सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में। और पूना पैक्ट
पूना पैक्ट है क्या? ये है कांग्रेस प्रत्याशी या कह सकते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, इनके मध्य एक समझौता हुआ जिन्हें पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है और इसे यरबदा जेल पैक्ट भी कहा जाता है। और ये हुआ था सितंबर 1932 में। इस व्यवस्था के दौरान, इस पैक्ट के दौरान ये पाया गया या ये अंतिम निर्णय आया कि हिंदू महासमाज की व्यवस्था को भी बनाए रखा गया और साथ ही साथ दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को भी स्वीकार किया गया। इस प्रकार से हमारा तृतीय गोल में संपन्न होता है।